दिनांक 11 अगस्त वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का चौथा चैप्टर हम लोग कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन की, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो पिछले वीडियो में जो हमने चर्चा किया था उस तरफ चलते हैं। पिछली वीडियो में इस आकृति में हमने एक चीज़ की चर्चा की थी कि ये तांबे का तार है। ये जो S दिख रहा है ये एक तांबे का तार है। ये तांबे का तार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। देखिए ये N और S, ये नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये तार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इस तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चालक कभी B की दिशा में तो कभी C की दिशा में मुड़ता है, विद्युत धारा की दिशा के आधार पर। तो इससे एक बात हमको समझ में आ रही है कि यदि चालक में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा प्रदान की जाए चालक को, तो उस चालक में गति का निर्माण होता है। तो अब जो हम समझना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो समझते हैं। चालक में चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया जाए और यदि विद्युत धारा के स्थान पर चालक में गति प्रदान किया जाए तो चालक में क्या होगा? तो चालक में ये जो विद्युत धारा हम नहीं प्रदान कर रहे थे वो अपने आप विद्युत धारा मिलेगी, यानी उसमें करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा प्रदान करेंगे तो हमें गति मिलेगी, और यदि चुंबकीय क्षेत्र और गति प्रदान करें तो चालक में विद्युत धारा प्राप्त होगी। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इसमें एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि हम यहाँ पर चालक को गतिशील करें तो चुंबक स्थिर रखें, या इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि चालक को स्थिर रखें और जो चुंबक है उसे गतिशीलता प्रदान करें। चालक और चुंबक दोनों में से एक स्थिर होगा और एक गतिशील होगा, तो उस चालक में विद्युत धारा का निर्माण हो जाएगा। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन। इसका संशोधन किया था माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, इसकी रिसर्च की थी। उन्होंने दिखाया था कि गतिशील चुंबक की सहायता से विद्युत चालक में विद्युत धारा निर्मित की जा सकती है। चुंबक गतिशील हो या चालक गतिशील हो, चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक गतिशील हो या फिर चुंबक गतिशील हो और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक स्थिर हो, दोनों में से कोई भी एक गतिशील होगा तो चालक में विद्युत धारा की निर्मित हो जाएगी। इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर ये एक प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ये चुंबक है, इसमें नॉर्थ और साउथ ध्रुव है, लाल रंग और काले रंग से इसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दर्शाया गया है। फिर ये तार स्टैंड के माध्यम से इस तरह से ऊपर से गया हुआ है और ये जुड़ा है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर वो यंत्र है जिससे पता चलता है कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस गैल्वेनोमीटर की सुई जब विचलित होती है, इसमें जब डिफ्लेक्शन होता है, विचलन होता है इस सुई में, तो पता चलता है कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यहाँ पर चुंबक है और ये चालक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। हम चालक में, यहाँ तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। करना क्या है, चालक
ये तार या चुंबक दोनों में से किसी एक में गतिशीलता प्रदान करिए, किसी एक को गतिशीलता प्रदान करिए। जैसे तार ए है, ए से है, इसे बी की दिशा में धकेलिए, ए से बी की दिशा में इसे यदि बार बार इसको हिलाएंगे, मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है इसमें विचलन दिखाई देगा, ये हिलने लगेगी। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो उस चालक में विद्युत धारा का निर्माण होता है। हम लोग यहाँ पर चालक को गतिशीलता दे रहे हैं, चुंबक स्थिर रखें। हम उल्टा भी कर सकते हैं, चालक को स्थिर रखो, ये तांबे के तार को स्थिर रखो और चुंबक को आप हिलाओ, चुंबक को तेज़ी से गतिशीलता दो, तभी भी आप देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में विचलन होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कोई भी चालक चुंबकीय क्षेत्र में अगर स्थित है तो ऐसी स्थिति में चालक या चुंबक दोनों में से एक को स्थिर करके दूसरे को यदि गतिशीलता प्रदान करें तो उस चालक में विद्युत धारा का निर्माण होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर विद्युत जनित्र का भी निर्माण किया गया है। विद्युत जनित्र जिसे हम लोग जनरेटर कहते हैं, गांव में या फिर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर देखिए कुछ फंक्शन वगैरह में जनरेटर मंगाया जाता है। तो जनरेटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो ये कैसे निर्माण करता है? उसके अंदर यही सिद्धांत कार्य करता है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र, एक चालक होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है और उसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जो ये चुंबक या चालक दोनों में से किसी एक को गतिशीलता प्रदान की जाए। तो आपने देखा होगा वो इंजन जिसको हैंडल की सहायता से उसके पहिए को तेज़ी से घुमाते हैं, तो फिर वो डीजल की ऊर्जा का उपयोग करके वो तेज़ी से घूमता है और फिर उसमें से, उसके तारों में से विद्युत धारा का निर्माण होता है। गांव में आपने देखा होगा जनरेटर। तो उसमें यही सिद्धांत कार्य करता है कि चालक या चुंबक दोनों में से किसी एक को परिवर्तित किया जाता है, जिसके कारण चालक में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होने लगता है। तो यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है, प्रयोग दिया गया है इसी चीज़ को समझने के लिए कि कौन कौन सी स्थिति में तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यहाँ पर देखिए एक तार की कुंडली है। ये तार की कुंडली किसे कहते हैं? किसी तार को यदि आप लपेट दो तो कुंडली बन जाती है। जैसे एक सीधा तार है, आप उस तार को सिर्फ एक बार लपेट दीजिए तो तार की कुंडली बन जाएगी। तो देखिए यहाँ तार को चतुर्भुज जैसा आकार दिया गया है, तो ये तार की एक कुंडली है। अब इस तार की कुंडली में गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। कोई यहाँ बैटरी या सेल नहीं जोड़ा गया है, विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा गया है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसे सिर्फ गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ एक यंत्र है जिससे पता चलता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अथवा नहीं। अब इस तार की कुंडली के ठीक बगल में तार की परिनालिका बनाई गई है। परिनालिका पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। किसी तार को हम लोग इस तरह से जब लपेटते हैं, अनेकों फेरे जब उस तार के बनाते हैं, तो एक स्प्रिंग की तरह से एक आकार का निर्माण होता है। इसी आकार को तार की परिनालिका कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है? तार की परिनालिका में के द्वारा इसमें यदि विद्युत धारा हम प्रवाहित करें, करंट प्रवाहित करें, तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और जितने अधिक यहाँ पर तार के फेरे होंगे उतने अधिक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण इस परिनालिका में होता है। तो ये तार की परिनालिका है। इसे यहाँ पर स्विच से जोड़ा गया है, प्लग कुंजी जिसे हिंदी में कहते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। और इसे बैटरी से जोड़ा गया है, प्लस, ये प्लस इसका धनात्मक सिरा है, ऋणात्मक सिरा है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है
और उस विद्युत धारा के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण हो जाता है, यानी एक चुंबक की तरह ये परिनालिका कार्य करती है। तो अब देखिए प्रयोग कैसे करना है। पहले तो इस तरह से व्यवस्था कर लेनी है, तार की कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है, परिनालिका को बैटरी और स्विच से जोड़ना है। अब बच्चों आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं आपको दिखाई देगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो सुई है पहले ज़ीरो पे होती है, लेकिन यहाँ स्विच ऑन करते ही इसकी जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो तुरंत उसमें एक विचलन दिखाई देगा, वो हिलेगी तेज़ी से और फिर से ज़ीरो पे आ जाएगी। फिर जब इसको आप ऑफ़ करेंगे, स्विच ऑफ जब आप करते हैं तभी भी आप देखोगे स्विच ऑफ करने पर गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो फिर से हिलेगी और वो वापस विचलन होने के बाद फिर से अपने स्थान पे यानी कि ज़ीरो पे आ जाएगी। तो स्विच ऑन करने पे भी गैल्वेनोमीटर में विचलन दिखाई देगा, स्विच ऑफ करने पे भी विचलन दिखाई देगा। और एक और क्रिया आप करेंगे, जब तार की परिनालिका को, जब आप विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है उस समय इस तार की परिनालिका को यदि आप तार की कुंडली के पास यदि इसे हिलाओगे, इसको गति दोगे, तब भी आपको दिखाई देगा कि गैल्वेनोमीटर में विचलन हो रहा है। और ये इसकी गतिशीलता जितनी अधिक होगी, जितना तेज़ी से ये तार की कुंडली के चारों तरफ घूमेगा, परिनालिका जितनी तेज़ी से आप घुमाओगे उतना गैल्वेनोमीटर में अधिक विचलन होगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 3 कंडीशन है यहाँ पर तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए। परिनालिका स्थिर रखकर परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करने पर भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। तो यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है कि बैटरी से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो यदि आप चेंज करते हो, करंट आप बढ़ाते हो या कम करते हो, तब भी आप देखोगे कि इस गैल्वेनोमीटर में विचलन दिखाई देगा। तो स्विच ऑन ऑफ करने से भी विचलन हो रहा है, परिनालिका को तेज़ी से तार के परितः घुमाने पर भी गैल्वेनोमीटर में विचलन हो रहा है, और परिनालिका में विद्युत धारा यानी कि करंट को परिवर्तित करने पर भी तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। परिनालिका को स्थिर रहकर, यानी परिनालिका को आप मूव नहीं कर रहे हो, परिनालिका हिला नहीं रहे हो आप, लेकिन उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे आप यदि परिवर्तित करते हैं, कम या ज़्यादा बढ़ाते या घटाते हैं, तो भी कुंडली में विद्युत धारा निर्माण होगी। इस कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, जितनी जल्दी परिनालिका कुंडली के सामने से बाजू में ली जाएगी उतनी ही गैल्वेनोमीटर की सुई का विचलन अधिक होगा। यानी दूसरी कंडीशन है कि परिनालिका को कुंडली के आसपास जितनी तेज़ी से आप इसे ले जाओगे कुंडली के आसपास, उतनी अधिक विचलन गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगा। तो परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करके कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है, या कुंडली के पास परिनालिका को सरकाने पर भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। इसी प्रकार परिनालिका में विद्युत धारा शुरू करते ही या बंद करते ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो यानी स्विच ऑन या ऑफ करेंगे तब भी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत धारा कम या अधिक करने पर भी उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। परिनालिका को कुंडली के सामने बाजू में सरकाते समय भी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा का निर्माण होगा। यहाँ पर ये तीनों कंडीशन दिया गया है कि स्विच ऑन या ऑफ करते समय विद्युत धारा शुरू या बंद होते ही कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण होगा, या परिनालिका में
विद्युत धारा को परिवर्तित करके यानी कि कम या अधिक करने पर भी चुंबकीय प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा का निर्माण दिखाई देगा चालक में, या फिर परिनालिका को कुंडली के सामने से बाजू में सरकाते समय भी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा निर्मित होगी। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है और इसे ही फैराडे का नियम कहते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लो। कुंडली में से जाने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे ही फैराडे का नियम कहते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं या परिनालिका में विद्युत धारा को कम बढ़ाते या घटाते हैं या फिर विद्युत धारा वाही परिनालिका को तार के परितः सरकाते हैं, इन तीनों ही क्रियाओं में क्या होता है कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तित होता है। चुंबकीय क्षेत्र जब भी परिवर्तित होगा तब वहाँ पर विद्युत धारा का निर्माण होता है, क्योंकि जब भी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होगी। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली जो समांतर रेखाएं होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर दर्शाई जाती हैं अक्सर चुंबक में, उसे ही जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एन यानी उत्तरी ध्रुव, एस यानी दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को एक रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इसे ही चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो जब भी परिनालिका को सरकाते हैं या फिर इसकी विद्युत धारा को चेंज करते हैं या स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसकी संख्या कम या अधिक होने लगती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है और जो इसके बगल में रखा हुआ जो चालक है उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो यही फैराडे का सिद्धांत है, इसे ही फैराडे का नियम भी कहते हैं। आप लोग इसे अंडरलाइन कर लो, नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लो। फैराडे का ये विद्युत प्रेरण का नियम आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, जब कोई भी चीज़, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये इस चैप्टर में तीसरा नियम है। इसके पहले हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम सीख चुके हैं। वो कब लगता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए चालक के दाहिने हाथ का नियम लगता है। फिर हमने सीखा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये दाएं हाथ का नियम है। इसके पहले हमने सीखा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। वो नियम कब लगता है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में बल का निर्माण होता है, जिसके कारण उस चालक में गति होती है। तो चालक में जो गति की दिशा है, यानी कि जो बल की दिशा है, उसका पता लगाने के लिए, उसकी दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग होता है। और अब हम तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। वो नियम कब लगता है? जब कोई चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो और उस चालक में गतिशीलता भी प्रदान की जा रही हो। तो चालक के चुंबकीय क्षेत्र और चालक के गति के कारण उसमें विद्युत धारा का निर्माण होता है। अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो ये जो विद्युत धारा जो प्रेरित होती है चालक में, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग होता है। कैसे होता है? आपको दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखना है कि तीनों एक दूसरे पर लंब होने चाहिए। ये अंगूठा और तर्जनी लंब होने चाहिए, तर्जनी और मध्यमा भी लंब होने चाहिए, मध्यमा और अंगूठा भी लंब होने चाहिए। तो ऐसी दिशा में, अब ये दाहिने हाथ का ही यूज़ करना है इसके लिए। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगाना है और जो अंगूठा है वो गति की दिशा में लगाना है।
तो ये जो मध्यमा की जो दिशा होगी वो विद्युत धारा की दिशा होगी। तो इस तरह से किसी चालक में विद्युत धारा यदि प्रवाहित हो रही है चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के द्वारा हम लोग उस विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कब यूज़ करते हैं? चालक में चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जब विद्युत धारा का निर्माण होता है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा उस विद्युत धारा की दिशा का अंदाज़ लगाया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनित्र। तो इस बार वर्ष 2020 और 21 में विद्युत जनित्र केवल एसी टाइप के बारे में ही पढ़ना है। ये जो यहाँ रचना दी गई है, एसी विद्युत जनित्र की रचना दी गई है, जबकि जनित्र दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट जनित्र भी होता है और प्रत्यावर्ती जनित्र होता है। दिष्ट जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर और प्रत्यावर्ती जनित्र यानी कि एसी जनरेटर। तो दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, लेकिन इस वर्ष हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर की रचना किस तरह से है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। हमने पिछले वीडियो में विद्युत चलित्र की रचना की समझी थी, कुछ अंश लगभग सेम ही है। नॉर्थ और साउथ पोल चुंबक है। ये चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये ABCD ये तांबे के तार की कुंडली रखी गई है, जिसे ब्रश B1 और B2 से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर थोड़ा सा अंतर है। चालक में केवल एक ही वलय का उपयोग किया गया था, जबकि यहाँ दो वलय हैं। ये एक रिंग 1 और ये रिंग 2। रिंग 1 को R1 लिखा है और ये रिंग 2 को R2 लिखा है। कुंडली में ये जो AB है, इसे ब्रश B1 से जोड़ा गया है। ब्रश B1 से ये रिंग R1 से जोड़ा गया है। और ये जो CD है, इसे रिंग R2 से जोड़ा गया है। इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जब कुंडली घूमती है तो ये सारी चीज़ें, धुरी, ये रिंग और ये कुंडली, ये सब चीज़ें घूमती हैं। केवल ये B1 और B2 ये जो ब्रश है और ये जो परिपथ है, ये स्थिर रहता है, ये घूमता नहीं है। जनित्र में भी यही कंडीशन है और विद्युत चलित्र में भी यही कंडीशन है कि ये इतना जो पार्ट है ये फिक्स रहता है, ये B1 तक और B2 तक। इसके बाद ये रिंग, ये धुरी, ये कुंडली, ये सब घूमते रहती हैं। तो ये इसकी रचना है एसी जनित्र की, प्रत्यावर्ती जनित्र की, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र। तो चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य करता है ये। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र की रचना है, जिसमें ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, जिसमें कुंडली ABCD लगी है। AB ये जुड़ा है रिंग 1 से, CD जुड़ा है रिंग R2 से, और ये AB ये ब्रश B1 की सहायता से ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, और उसके बाद ये तार गया है यहाँ, ये ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है। तब क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमें पता है, नॉर्थ से साउथ। अब यहाँ पर हमें इसे गति देनी है, इसे घुमाना है। जनित्र में दो चीज़ें हम कुंडली में प्रदान करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और गति। तो इस चालक को यदि हम घुमाएंगे, यदि हम AB ऊपर की तरफ इसे घुमाएं, तो आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार
अपनी 3 उंगली आप इस तरह से रखिए कि तर्जनी नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में हो, एन से एस की तरफ हो। अब आप इसे अगर ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं तो अंगूठा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस दिशा में आप देखेंगे कि आपकी जो मध्यमा है वो ए से बी की दिशा में जाएगी। इसे मैं वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। इसे हम लोग आकृति के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि ये किताब है आपकी, इसमें चित्र दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब हमें यहाँ विद्युत धारा की दिशा चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको आपके बाएं हाथ की ये तर्जनी, अंगूठा और ये मध्यमा, इसे आपको इस तरह से रखना है कि तीनों लंबवत हों, तीनों एक दूसरे पर लंब हों। तर्जनी, मध्यमा और ये अंगूठा। अब इसको दिशा कैसे, इस उंगली को हम स्थित फिक्स कैसे करना है। देखिए, अगर ये कुंडली को हम ऊपर की तरफ गति दे रहे हैं, ऊपर की तरफ सीढ़ी को अगर नीचे की तरफ हम दबा रहे हैं, इसको घुमाने के लिए ए बी को ऊपर और सीढ़ी को नीचे अगर हम घुमा रहे हैं तो ये अंगूठे की जो दिशा होती है वो गति की तरफ होती है, गति की दिशा की तरफ होती है। तो ए बी चूँकि ऊपर की तरफ आ रहा है तो अंगूठा कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा। अंगूठा ऊपर की तरफ होगा इस तरह से। अब चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की दिशा में है तो तर्जनी एन से एस की दिशा में होगी। तो तर्जनी इस तरह से हो गई एन से एस की दिशा में। तो यहाँ पर देखिए मध्यमा कैसे हो जाएगा। बुक को मैं ऐसे पकड़ के बताता हूँ कि तर्जनी एन से एस की दिशा में हो गई, अंगूठा ऊपर की दिशा में हो गया। तो ये जो मध्यमा है, जो बीच वाली जो उंगली है वो देखिए ए से बी की दिशा में जा रही है, ए से बी की दिशा में जा रही है। अंगूठा ऊपर की तरफ है, तर्जनी एन से एस की तरफ है, अंगूठा ऊपर की तरफ है। तो ये जो मध्यमा है वो ए से बी की दिशा में जा रही है। तो अब आ जाते हैं अपने पीडीएफ में। तो यहाँ विद्युत धारा ए से बी की दिशा में जा रही है। तो 20 फिर उसके बाद बी से सी और डी होते हुए ये विद्युत धारा की दिशा होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ जो विद्युत धारा है वो B2 से B1 की तरफ दिखाई दे रही है। कब? जब AB यहाँ बाईं तरफ है और CD दाईं तरफ है। अब जैसे ही ये आधा घूम जाएगा, आधा घूमने के बाद AB CD के स्थान पे आ जाएगा और CD AB के स्थान पे आ जाएगा। तब क्या होगा? तब ये जो करंट की दिशा है, विद्युत धारा की दिशा है, ये बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इसमें कई लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, मैं इसलिए इतना डिटेल में इसे बता रहा हूँ। यहाँ डायग्राम में देखते हैं, बुक में डायग्राम है नहीं इसलिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखिए पीडीएफ वाला डायग्राम देखिए। ए बी पहले बाईं तरफ था और सी डी दाईं तरफ था, लेकिन जैसे ही आधा घूमेगा तो सी डी की जगह पे ए बी आ जाएगा। ये ए बी सी डी की जगह पे आ गया और जहाँ ए बी था वहाँ पर डी सी आ गया है। तो अब क्या होगा देखिए, अब भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अगर करेंगे तो विद्युत धारा की दिशा आपको वैसे ही मिलेगी जैसे यहाँ पीडीएफ में मिल रही थी, वैसे ही विद्युत धारा की दिशा अभी भी ऐसे ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखिए पीडीएफ में देखो, ये जो ए बी है ये रिंग R1 से जुड़ा हुआ है और ये जो सी डी है ये रिंग R2 से जुड़ा हुआ है। B1 और B2 फिक्स है, ये घूमता नहीं है। तो जब ये कुंडली घूमेगी तो अभी भी ये भले ए बी यहाँ सी डी की जगह पे आ जाएगा, लेकिन अब भी ये ए बी B1 से ही जुड़ा हुआ रहेगा। जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये बी ए भले
राइट साइड में आ गया है, लेकिन अब भी ये B1 से ही जुड़ा हुआ है, रिंग B1 सॉरी R1 रिंग R1 से ही जुड़ा हुआ है। ब्रश अब भी उसका उसी जगह पर है, लेकिन अभी भी ये BA रिंग R1 से ही जुड़ा था। यहाँ पर PDF में देखो अभी भी BA रिंग R1 से ही जुड़ा था, और कैमरे में देखो अभी भी BA R1 से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिंग घूम रही है, ब्रश नहीं घूम रहा है। रिंग और ये तार, ये कुंडली घूम रही है। ऐसे ही CD देखो, यहाँ PDF में CD जुड़ी हुई थी R2 से, तो भले CD कैमरे में देखो आधा घूमने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड में आ गई, लेकिन अब भी ये CD इससे R2 से ही जुड़ी रहेगी, रिंग R2 से ही जुड़ी रहेगी। ब्रश B2 अभी भी उसी जगह पर है, तो ये CD अब भी R2 से जुड़ी हुई है। ये जो AB है वो अब भी R1 से जुड़ा हुआ है। तो अब यदि हम ध्यान से देखें करंट कैसे प्रवाहित हो रहा है, कैमरे में देखिए करंट यहाँ D से C फिर B से A और इस तरह से होता हुआ है रिंग R1 में आया, R1 से होता हुआ ये ब्रश B1 से होता हुआ ये ब्रश B2 की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ दिशा बदल गई है। PDF में क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिए कर्सर जहाँ पर बता रहा हूँ मैं, पहले करंट B2 से B1 की दिशा में आ रही थी, लेकिन जैसे ही कुंडली आधी घूमती है तो कैमरे की तरफ देखिए अब करंट बदल गई, B1 से B2 की तरफ ये आने लगी है। जो पहले B2 से B1 की तरफ जा रही थी वो अब B1 से B2 की तरफ जाने लगी है। तो प्रत्यावर्ती जो विद्युत जनित्र है उसमें हर आधे घूर्णन के पश्चात, हर कुंडली के जैसे ही आधा घूमती है, करंट की दिशा बार बार बदलते रहती है। यही एक अंतर है प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र में और दिष्ट जनित्र में। दिष्ट जनित्र में विद्युत धारा की दिशा और परिणाम परिवर्तित नहीं होते, जबकि जो प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र है उसमें विद्युत धारा की दिशा और परिमाण यानी कि उसका मात्रा का कम या अधिक होना, तो विद्युत धारा की मात्रा कम अधिक होती रहती है और उसकी दिशा भी बार बार बदलते रहती है। तो इस तरह से ये कार्य करता है दिष्ट विद्युत धारा जनित्र। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है वो यदि आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा विद्युत जनित्र के बारे में। फिर दिष्ट जनित्र के बारे में वर्ष 2020 और 21 में इसे सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो इसके बारे में परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सोचिए, यहाँ पे कट नहीं किया गया है। दिष्ट जनित्र के बारे में सिर्फ ये पोर्शन कट है। तो ऊपर दिए वर्णन के किए गए दिष्ट जनित्र की आकृति बनाइए, इसके पश्चात धुरी के घूमने पर दिष्ट धारा कैसे प्राप्त होगी स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में भी ये आकृति दिखाई दे रही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 में जो आप आकृति देख रहे हैं ये दिष्ट जनित्र की ही है, दिष्ट जनित्र की है। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक ही वलय है, तो इसलिए यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो हमेशा एक ही दिशा में होगी। अगर ये B1 और ये B2 मान लें तो हमेशा B1 से B2 की दिशा में ही ये विद्युत धारा रहेगी, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर ये जो सिरा है चालक का, ये हमेशा उसी वलय के इसी भाग से जुड़ा होगा, दाईं भाग से ही जुड़ा होगा। कि वलय भले घूमता रहेगा क्योंकि लगातार उसी वलय से जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसके कारण ये विद्युत धारा की दिशा यहाँ परिवर्तित नहीं होगी, एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो इस आकृति के माध्यम से दिष्ट विद्युत धारा को हम लोग समझ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा और विस्तार से करूंगा और स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी आपको दे दूंगा। फ़िलहाल आज के वीडियो पर आधारित प्रश्न मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपको अलग से भी उसके प्रश्न दे दूंगा। आप लोग उसके उत्तर अच्छी तरह से लिख करके उसे शेयर करिए।
कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।